नमस्कार, आखिरी सौदा में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर और मेरे साथ हैं प्रदीप पंड्या। नजर डालते हैं इस समय बाजार पे जो निचले स्तरों से सुधरते हुए करीबन 350 पॉइंट का सुधार निफ्टी बैंक में देखने को मिला है। आज दिन के लो से जो हमने देखे थे करीब 29,700 के आसपास, अब तकरीबन 300 पॉइंट से अधिक का उछाल देखने को मिल रहा है। निफ्टी पर भी नजर डालिए, यहाँ भी निचले स्तरों से हमने 60 से 70 पॉइंट के आसपास का सुधार देखा है। तो निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों अपने दिन के शुरुआती हाई से ऊपर निकलते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। निफ्टी बैंक तो डिसाइसिवली निकल चुका है और निफ्टी में वो कोशिश जारी है, तो अच्छे संकेत। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स पर भी एक बार ये नजर डालेंगे और साथ ही साथ आपके सामने एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी लेकर आएंगे। पूरे बाजार का मूड किस हद तक सुधरा है, इन स्टॉक्स पे, किन स्टॉक्स पे आपकी नज़र होनी चाहिए, वो भी आगे देखेंगे। लेकिन ये देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी सुधार देखने को मिल रहा है। जो सबसे ज़्यादा एडवांस डिक्लाइन रेशियो का फासला था वो थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और चीज़ पर ज़रूर नज़र रखिए, वो है इंडिया विक्स, क्योंकि हम देख रहे थे आज भी 20 के ऊपर का लेवल वहाँ पे लगातार बना हुआ था। ये समय आपके सामने वो स्टॉक्स हैं जो बाजार की मदद कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, और यह इंडिया विक्स 20 के ऊपर अभी भी बना हुआ है। दिन के हाई से थोड़ा नीचे आया है, लेकिन इसको 20 के अंदर आना बेहद ज़रूरी है ताकि बाजार वाकई में एक डिसाइसिव रिवर्सल दिखा सके जी। तो आखिरी सौदा में हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल जुड़ेगा। क्वांटेप एडवाइजरी के शुभम अग्रवाल, टेक्निकल एनालिस्ट सर्वेंद्र श्रीवास्तव, फंडामेंटल्स राय देने के लिए शर्मिला जोशी .com की शर्मिला जोशी को शामिल करेंगे। 2:30 बजे प्रकाश दीवान .in के प्रकाश दीवान होंगे हमारे साथ, और साथ ही रजत के बोस .com के रजत बोस भी। आखिरी सौदा में हर आधे घंटे में आपको दमदार मुनाफे वाला शेयर भी हर रोज की तरह बताएंगे। ट्रेड एट 2, ट्रेड एट 230 और ट्रेड एट 3 जी। तो प्रदीप जी, जैसे ही हमारा आखिरी सौदा शुरू हुआ एकदम बाजार पे तेज़ी देखी गई, वरना सुबह से बिल्कुल डिफेंसिव प्ले चल रहा था। आईटी स्टॉक्स बढ़ रहे थे, फार्मा स्टॉक्स बढ़ रहे थे, ऑटो शेयर्स में तेज़ी आ रही थी, और इस तरीके से जैसे ही 2 बजे एकदम बाजार में तेज़ी का दौर। फिर भी देखते हैं कौन कौन से ऐसे शेयर्स हैं इस वक्त जो तेज़ी के दौर से गुजर रहे हैं। निफ्टी आपके सामने 630 पर, 11,630 पे लगभग सिर्फ 0.3% की बढ़त। आईटी शेयर्स में खरीदारी हो रही है। विप्रो इस वक्त 272 रुपये पे 3% ऊपर, एक मंथ के हाई पे। HCL टेल रिकॉर्ड स्तर पे चल रहा है, लगभग 1117 रुपये के आसपास। माइंड ट्री लगातार चौथे दिन इसमें तेज़ी आ रही है और मार्च 19 के सबसे उच्चतम स्तर पे चल रहा है। टेक महिंद्रा में भी इसी तरीके की तेज़ी देखी जा रही है, दूसरे दिन लगातार गेंस। TCS 6 महीने की हाई पर। इन्फोसिस इस वक्त नीचे चल रहा है लगभग 3-4 रुपये, लेकिन आज इसने एक रिकॉर्ड हाई लगाया है शुरुआती बाजारों में। और देखते हैं किस तरफ बाइंग चल रही है। टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड, जितने भी डिफेंसिव ऑटो प्लेज हैं उसमें लगातार तेज़ी। 205 रुपये 40 पैसे पे, 4 रुपये 80 पैसे पे ऊपर टाटा मोटर्स। अशोक लेलैंड पिछले 3-4-5 दिन से गिरे जा रहा था और आज 90 रुपये 30 पैसे पे लगभग 3.5% की रैली देखी गई। फार्मास्यूटिकल शेयर्स में भी तेज़ी है। लुपिन जो लगभग 730 रुपये से लगातार ऊपरी स्तर पे चला जा रहा है, आज 803 रुपये पे 10 रुपये की तेज़ी। टोरेंट फार्मा 2 दिन गिरने के बाद आज 1851 रुपये का प्राइस। और मिड कैप बैंकिंग शेयर्स में काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है। कैनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, इसमें 2-3 दिन से गिरावट हो रही थी और उसका रिवर्सल देखा गया। ओपन इंटरेस्ट में काफ़ी अच्छे पोजीशंस। और जो फ्रंट लाइन बैंकिंग शेयर्स हैं जैसे येस बैंक, कोटक बैंक और एक्सिस बैंक, इसमें भी पिछले 10-1 मिनट से तेज़ी का दौर शुरू हुआ। प्रदीप जी, तो बुल्स का पलड़ा इस समय एक बार फिर से भारी होता हुआ अच्छी खबर है ये, बाजार अगर संभलता है तो। लेकिन मंदी के खिलाड़ी आज शुरू से कहाँ एक्टिव हैं और इस समय भी कहाँ पर मंदी के खिलाड़ियों का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। आपके सामने ये निफ्टी के गिरने वाले शेयर एशियन पेंट्स, आज यहाँ पर एक एक्सीडेंट की भी खबर है और उसका नुकसान तो हो ही रहा है। साथ ही आईबुल हाउसिंग पे आप गिरावट देख रहे हैं। भारतीय एयरटेल गिरने वालों में शामिल। शॉर्ट कहाँ बन रहे हैं? बड़े शेयरों की बात करें तो सेल, BHEL और NBCC, ये 3 स्टॉक्स नज़र आते हैं जहाँ पे काफ़ी अच्छे पैमाने पर आज मंदी की पोजीशन बनती हुई नजर आई है और ये सारे वायदा कारोबार के एक्टिव काउंटर हैं, तो लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी होती है इनमें। इसके अलावा कच्चे तेल की तेज़ी की वजह से टायर शेयरों में हम आज शॉर्ट बनते हुए देख रहे हैं, तो सीएट और अपोलो, इन दोनों में अच्छे शॉर्ट बिल्डअप देखे गए। ADAG ग्रुप में काफ़ी शॉर्ट बिल्डअप है। आर इंफ्रा और रिलायंस कैपिटल, 2 स्टॉक्स खासतौर पे आपके सामने आने चाहिए। इसके अलावा गिरने वाले स्टॉक्स की बात करें तो हमने जैसे आईबुल हाउसिंग पे भी नज़र डाली थी, साथ साथ लक्ष्मी विलास बैंक भी जो मर्जर की खबर के बाद कल तो ऊपर के सर्किट पे था, आज ये नीचे के सर्किट पे दिखाई दे रहा है। तो एक अच्छी तेज़ी करीब 60 रुपये के आसपास से इस खबर के बारे में जब अटकलें चल रही थी तब से शुरू हुई थी, तो लगता है अब लोग एक बार की मुनाफा वसूली करके निकलने की कोशिश में है, तो ये नीचे के सर्किट पे आ गया। स्टरलाइट टेक, रिलायंस होम फाइनेंस, इंडियन होटल, ये कुछ एक्टिव मिड कैप स्टॉक्स हैं जहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है।
और स्मॉल कैप इंडेक्स आपके सामने आना चाहिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहा था। पिछले 10 मिनटों में क्या इसमें कुछ बदलाव आया है? देखिए, इसके भी नुकसान की कुछ भरपाई तो हुई है। छोटे स्टॉक्स जिनकी काफ़ी पिटाई हो रही है, एचटी मीडिया, उषा मार्टिन, मोंटे कार्लो जैसे कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे आने चाहिए जिनमें काफ़ी पिटाई हुई है। इसके अलावा सुब्रोज, सुमानी सिरामिक, मास्टेक के कुछ और स्टॉक्स हैं। इनफैक्ट इनमें एक अच्छी तेज़ी के बाद आज मुनाफा वसूली का दबाव तेज़ी से देखने को मिला है। तो वो छोटे मझोले स्टॉक्स जो तेज़ी से बढ़े थे, वहाँ पर एक शार्प तेज़ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जिसकी वजह से आप एक काफ़ी नेगेटिव मार्केट ब्रेथ देख रहे थे। तो बाजार सुधरा है, इसके पीछे पीछे अब क्या मिड कैप और स्मॉल कैप भी सुधरेंगे, इस पर होगी हमारी नज़र। लेकिन आपको पहले बताते हैं इस वक्त का ट्रेड एट 2 यानी 2 बजे का वो ट्रेडिंग आइडिया जो आपको करके देगा कमाई। सर्वेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ हैं स्टूडियो में, बताइए। नमस्कार प्रदीप जी, शैल जी और मैम। मेरा मानना यह है कि ये जो लास्ट 15-20 मिनट में रैली तो आई है, लेवल्स चेंज हो गए बट कॉल सेम रहेगा। अभी मैंने पीसीआर को लेवल्स भी नहीं दिए बट आई थिंक पुराने लेवल्स के साथ फ्लैश होगा। बट ये एसीसी के लेवल्स चेंज हो गए हैं। एसीसी है सेल ही, कारण सारे के सारे सेम हैं क्योंकि आज की ब्रेथ जिस तरह से नेगेटिव थी, हमने पिक किया सेल साइड से ट्रेड। 1643 1645 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे सेल करें। एसीसी को नीचे में टारगेट रहेगा 1610 का, ये नए लेवल्स हैं। और स्टॉप लॉस जो नया इस समय बन के आ रहा है वो है 1662 रुपये 60 पैसे पे। तो एसीसी में सेल ही रहेगा बट लेवल्स थोड़े लास्ट 15 मिनट में चेंज हो गए हैं, वो ध्यान रखें। 1662 रुपए का, 1662 रुपए 60 पैसे का, ये 60 पैसे सर्वेंद्र जी जरूर लगाते हैं तो आप भी लगाइए। 1662 रुपए 60 पैसे बहुत फायदा करता है ताकि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो। ये सेफ्टी नेट इन्होंने बना रखा है। 1610 के टारगेट के साथ एसीसी पर इस समय बेचने की राय आ रही है। ये इस समय का ट्रेड एट 2, तो ये शॉर्ट कॉल एसीसी पे। चलिए, बेहतरीन। ध्यान देते हैं बैंकिंग शेयर्स पे। सर्वेंद्र जी और शुभम जी भी शायद हमारे साथ जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर। सबसे पहले कैनरा बैंक, काफ़ी एक्टिविटी और ज़बरदस्त ओपन इंटरेस्ट का डेवलपमेंट। 6% ऊपर ओपन इंटरेस्ट इस वक्त और प्राइस 2% ऊपर एफएनओ मार्केट में। सर्वेंद्र जी, पहले आप बताइए आपको कैसा लगता है कैनरा बैंक, और फिर शुभम जी बताएंगे। नहीं, देखिए, अब इसका मोमेंटम तो डेफिनेटली डेली में मोमेंटम लॉस तो है और गिरने भी लगा है, रीडिंग्स भी वहाँ पे नेगेटिव है। बट क्योंकि अपने लॉन्गर टर्म और मीडियम टर्म एवरेज के ऊपर है तो पहले तो हम यही मान के चलेंगे कि उनका रिटेस्ट होगा। तो 260 का उसका वो एरिया है जहाँ पे ये दोनों सपोर्ट्स आ रहे हैं। तो आई थिंक 260 265 तक ये गिर सकता है जिस तरह का इसका मोमेंटम सिग्नेचर है। एक अगर आप इंटरडे चार्ट्स देखें तो एक छोटा सा जिसको हम बोलते हैं बेरिश हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन, वो भी इसमें बन रहा है। उसकी नेकलाइन तकरीबन 271 के आसपास है, तो वो इवेंचुअली टूट जाएगी। बट आई थिंक ये बाउंसी है और इसमें बेचना चाहिए। और नीचे में आपको जैसे मैंने बोला 260 265 के टारगेट्स मिलेंगे। अगर आप ये सेल ट्रेड यहाँ ले रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 290 के ऊपर। जी डायरेक्टर साहब, ये कैनरा बैंक आपको दिखाना है एफएनओ बज़ में। शुभम जी, ये प्रश्न आपके लिए। लगभग 4 दिन की गिरावट के बाद वापस कैनरा बैंक में कुछ सांस आती हुई, आपकी राय? गुड आफ्टरनून शैलेंद्र जी। मेरा व्यू यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, बिकॉज अगर आप पूरे बैंकिंग स्पेस को देखेंगे और पूरे मार्केट को भी अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि एक टेम्पररी कंसोलिडेशन है। बिकॉज जब प्रीवियस ऑल टाइम हाई के आसपास एक बार जब रिटेस्ट कर रहा है मार्केट, तो बहुत स्वाभाविक है कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे टेम्पररी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा और मार्केट में अभी वही मोमेंटम बना हुआ है। बट ये प्रॉफिट बुकिंग में मुझे लगता है कि खरीद के ही चलना चाहिए। और कैनरा बैंक को अगर हम देखें तो आज एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है जो कि बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है कि इसका शॉर्ट टर्म बॉटम फिर से बन चुका है और अब फिर से यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड बनाया जा सकता है। तो मैं ऑप्शंस के थ्रू यहाँ पे एक ट्रेड रिकमेंड करूंगा। 280 का जो कॉल ऑप्शन है जो अभी 12 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, उसको खरीद के चलना चाहिए। 8 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और अपसाइड में मुझे लगता है कि 20 रुपए तक के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। तो कैनरा बैंक एक रिवर्सल ट्रेड के तौर पे ऑप्शंस के थ्रू यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। 280 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पर है। अब देखिए 12 रुपए पे था, 12 रुपए 20 पैसे बात करते करते यहाँ पर 20 रुपए तक के टारगेट दिखाई देंगे। तो आप एक बुलिश कॉल कैनरा बैंक पे तेजी का ट्रेड लेकर चल सकते हैं और ऑप्शन के जरिए ट्रेड करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। आपको अपना कम रखना चाहिए इस समय बाजार के माहौल को देखते हुए। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी कैनरा बैंक को ट्रेड करने की एक बार की। इनफैक्ट इंडेक्स पे और चार्ट पे नज़र डाल लेते हैं। चूंकि हम बैंक्स की बात तो कर रहे हैं लेकिन इंडिया विक्स सबसे पहले आज का इंडेक्स है जिस पे हमें नज़र डालनी चाहिए। जैसे कि कुछ देर पहले मैंने बताया था, आप उसका चार्ट जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। इंडिया विक्स का जो चार्ट हमने आपके सामने रखा है वो आपको ये बताएगा कि ये देखिए जो ये लाल लकीर खींची हुई है ये करीबन 19 का लेवल है। और जब भी हम इसके ऊपर निकले हैं, अंतिम बार जो आप एक स्पाइक देख रहे हैं वो दिसंबर में थी और उस समय निफ्टी में करीब 600 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी। ये जितनी भी बार इसके ऊपर निफ्टी निकलता है ये वो लेवल्स हैं, वो मूव्स हैं जहाँ पे निफ्टी में गिरावट देखी गई है। तो इस समय ध्यान देने वाली बात यह है कि चूंकि आप
अक्टूबर के बाद अपने हाईएस्ट लेवल पर है विक्स के लिहाज से और ये टिकने की कोशिश कर रहा है। तो बाजार में जो भी रिवर्सल आता है उसके साथ साथ विक्स को भी रिवर्स होना चाहिए और 19 के नीचे आना चाहिए, तब आप पूरे भरोसे के साथ अपनी पोजीशन बढ़ाएं। तो शुभम जो इस समय सलाह दे रहे थे वो शैल जी बहुत अच्छी है कि अभी अगर आप कॉन्ट्रेरियन होना चाहते हैं, मूव दिख रहे हैं तो ऑप्शन से प्ले कीजिए। जब एक बार विक्स आपको 19 के अंदर दिखे तब आप फिर फ्यूचर्स में लंबी पोजीशन लेने की सोच सकते हैं। प्रदीप जी, आप इतनी देर इतना बढ़िया बता रहे थे विक्स के बारे में, 2-3 और बैंक इस वक्त चल पड़े हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया, अगर आप चाहें तो उस पर राय लें। बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों स्टॉक्स को भी सामने लेकर आते हैं आपके। शुभम, क्या देख रहे हैं आप इनमें? क्या यहाँ भी एक वैसा ही ट्रेड आपको दिखाई देता है? बिल्कुल प्रदीप जी, अगर यहाँ पे देखें तो मुझे लगता है कि बैंक ऑफ इंडिया का जो मोमेंटम है वो काफ़ी पॉजिटिव प्लेस्ड है और यहाँ पे भी एक पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है जो कि इंडिकेट करता है कि ये जो गिरावट हमें देखने को मिला था वो मुझे लगता है कि एक एंड पर आ चुका है और यहाँ से फिर से एक अच्छा रैली देखने को मिल सकता है। तो बैंक ऑफ इंडिया भी यहाँ से लॉन्ग करने की सलाह होगी। 98 पे एक स्टॉप लॉस रखें और अपसाइड में मुझे लगता है कि 107 से 109 रुपए तक के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। और मेरा एक विक्स पे भी कमेंट है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक स्टडी वहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज बताइए। प्रदीप जी, अगर आप विक्स को डीकम्पोज करें, मुझे लगता है कि बिकॉज इलेक्शन आने वाला है तो उसके चलते वोलैटिलिटी को डीकम्पोज करना काफी जरूरी है। तो अगर आप करंट मंथ के वोलैटिलिटी को देखेंगे, एटीएम वोलैटिलिटी को, तो ये महीने का जो मंथली एक्सपायरी है निफ्टी का, उसका वोलैटिलिटी चल रहा है 13% पे और जो नेक्स्ट सीरीज का जो वोलैटिलिटी है वो 21 साढ़े 21 के आसपास पहुंच चुका है। और विक्स बिकॉज एक वेटेड एवरेज होता है दोनों ही मल्टीपल सीरीज का, इसलिए विक्स का लेवल आपको ऊपर दिख रहा है। मुझे लगता है कि ये एक इंडिकेशन है कि एक्सपायरी इलेक्शन वाले एक्सपायरी का अनसर्टेनिटी और बढ़ता जा रहा है। बट अगर आप करंट सीरीज को अगर आइसोलेट करके देखें तो वहां पे ऐसा मोमेंटम नहीं है। तो अगर हम ये डिकम्पोजिशन के हिसाब से जाएं तो मुझे लगता है कि करंट सीरीज में ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ये जो वोलैटिलिटी इंडेक्स बढ़ रहा है वो नेक्स्ट सीरीज का इंडिकेशन है। तो मुझे लगता है कि मार्केट में अगर यहां से आप ओवरऑल अगर स्ट्रैटेजी देखेंगे तो एक बॉटम फिशिंग का अच्छा अपॉर्चुनिटी और उसको यूज करना चाहिए और अहेड ऑफ द इलेक्शन एक अच्छा पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी में एक न्यू हाई बनता हुआ दिखे। आप इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं। आपका ये कहना है कि जो मई सीरीज की वॉलेटिलिटी है वो तो ऊपर ही रहेगी इलेक्शन तक, तो उसकी चिंता ना करें, लेकिन करंट में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है। चूंकि हम बैंक्स की बात कर रहे थे जी। एक कॉल निफ्टी बैंक पे, शुभम आप क्या लेना चाहते हैं? क्योंकि मैं जो देख रहा था अभी अंदर आने से पहले तो 30,000 के लेवल के आसपास सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है और एडिशन भी होते हुए नजर आए हैं वहां पे। और नीचे देखिए तो 29,500 ये तो है ही एक सपोर्ट का लेवल जहां पे काफी पुट राइटर्स हैं, लेकिन आज 29,700 पे भी काफी राइटिंग हो रही थी लगातार। और अब अगर आप देखें जिस तरह से ये निफ्टी बैंक ऊपर आया है तो ये 29,700 को सेव कर रहा है और 30,000 को चैलेंज करता हुआ नजर आ रहा है। क्या देखते हैं, क्या स्ट्रेटेजी है आपकी? प्रदीप जी, यहाँ पे अगर देखें तो दो स्ट्रैटेजी है। बिकॉज अभी तो फिलहाल यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है, तो या तो पुल बैक में खरीदेंगे या तो ब्रेकआउट पे खरीदेंगे। तो अगर पुल बैक यहाँ से होता है तो 29,700 जो आज का लो है, कल का भी सिमिलर लो था, तो इसको एक ट्विजर बॉटम भी आप बोल सकते हैं कैंडल स्टिक टर्म में जो कि फॉर्म हुआ है। तो 29,700 का राइट लेवल होगा एंट्री के लिए। बट जस्ट इन केस अभी जिस तरह से सारे बैंकिंग स्टॉक्स में हम बाइंग देख रहे हैं, अगर यहां से ब्रेकआउट आता है तो मुझे लगता है कि 30,050 पॉइंट का मैं बफर ले रहा हूं कि अगर वो ब्रेकआउट 30,000 के कॉल ऑप्शन का आपको देखने को मिलता है और 50 पॉइंट और अगर वहां से निफ्टी बैंक बढ़ जाता है तब वो एक कंफर्म ब्रेकआउट होगा और तब हम 30,500 के बारे में बात कर पाएंगे। तो 30,050 के ऊपर या तो खरीदें, जब भी बैंक निफ्टी उसके ऊपर आता है टारगेट होगा 30,500 का, और नहीं तो 29,700 पे मिलता है तो वहां पे खरीदेंगे। चलिए, हमने अभी बात करी कैनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया की, ये दोनों दिन के सबसे उच्चतम स्तर पर। ये प्रश्न आपके लिए सर्वेंद्र जी, बैंक ऑफ बड़ौदा 128 रुपए से ऊपर चढ़ के अब तक 132 पे आ चुका फ्यूचर्स मार्केट में। और शुभम जी, अगर आपको 2 PSU बैंक्स चूज करने हो 3:30 बजे तक, तो आप कौन से चूज करेंगे? आप उस पर जरा ध्यान दीजिए, तब तक सर्वेंद्र जी हमें बताते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। देखिए, इसके सेटअप्स औरों से तो थोड़े बेटर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि साइडवेज कंसोलिडेशन है लास्ट 5-7 सेशंस का। तो एज लॉन्ग एज ये अपने इस रेंज के लोज को होल्ड करता है 127-128 के आसपास, तब तक तो इसमें रुझान पॉजिटिव रहेगा। और लगता यह है कि 135-136 के स्तर ये स्टॉक छू सकता है। और जैसे मैंने बोला, हल्के से इसके सेटअप्स भिन्न हैं और PSU बैंकिंग में। तो यहाँ पे मैं 135-136 की बात
कर सकता हूं, और आप जैसे उस ट्रेड को ले रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 127 के नीचे। जी शर्मिला जी, ये प्रश्न आपके लिए। हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी समय से पिछले 3-4-7 दिन से जो मिड कैप PSU स्पेस है उसमें काफ़ी बाइंग है, और जो पोटेंशियल टेक ओवर टारगेट्स हैं, कर्नाटका बैंक के बारे में बहुत बात होती है, कभी कुछ हुआ नहीं पिछले 15 सालों से। नया नाम साउथ इंडियन बैंक के बारे में आया है। आपको इन 4-5 नामों में से जो हमने अभी डिस्कस किए हैं कुछ पसंद आते हैं? आई थिंक साउथ इंडियन बैंक जी। आई थिंक स्टेट ऑफ, क्योंकि जिस तरह से उनके नंबर्स स्टैकअप होते हैं, जिस तरह से उनके NPAs है, जिस तरह से उसका वैल्यूएशन है, सो आई थिंक इन ऑल द स्टॉक्स, आई मीन ये नहीं सोचना चाहिए कि इनके लिए भी कोई टेक ओवर होगा या इस तरह की कोई बात, या कोई इनके साथ मर्ज होने की कोशिश करेगा, बिकॉज आई थिंक वंस आप वैसे सोचने लगते हो तो देन यू आर इन डेंजरस टेरिटरी। लेकिन अगर आप स्टैंड अलोन बैंक के हिसाब से भी देखें और वैल्यूएशंस के हिसाब से देखें तो साउथ इंडियन बैंक काफ़ी अच्छा लगता है। आई थिंक दिस हैज़ द पोटेंशियल ऑन अ फंडामेंटल बेसिस टू गो अप टू 25-26। जी चलिए, येस बैंक भी इस पर दिन के सबसे उच्चतम स्तर पर 271 रुपए। शुभम जी, आपने ढूंढे 2 PSU शेयर्स। बिल्कुल शैलेंद्र जी, 2 स्टॉक जो है वो SBI और यूनियन बैंक, ये 2 बैंकिंग में मुझे लगता है कि ट्रेड बनाना चाहिए। तो दोनों के ही अगर लेवल वाइज देखें तो पहले SBI की बात करूंगा। SBI का जो आज का फॉर्मेशन है, एक बड़ा शैडो यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिखा है, जो कि अगेन एक बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन का यहाँ पे इंडिकेशन है। तो SBI पे यहाँ पे एक ट्रेडिंग लॉन्ग लिया जा सकता है। 312 पे स्टॉप लॉस रखें, और अपसाइड में मुझे लगता है कि 325 का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 332 तक भी ये एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा। और यूनियन बैंक में वही अगर हम बात करें तो एक 3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज एक यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो वहां पे भी पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो यूनियन बैंक भी खरीद के चलें, स्टॉप लॉस मेंटेन करें 93 रुपीज पे, और अपसाइड में 99 रुपए तक का टारगेट यूनियन बैंक में आता हुआ दिखेगा। तो SBI और यूनियन बैंक, ये 2 ट्रेड यहाँ पे लॉन्ग साइड पे लेना चाहिए। ओके तो ये दोनों सरकारी बैंक जहां पर आप तेजी करके चल सकते हैं। सिंडिकेट बैंक भी अब इस तेजी में शामिल होता हुआ, तो सारे के सारे सरकारी बैंकों में एक शार्प रिकवरी इस समय आई है। मिड कैप इंडेक्स भी अब पॉजिटिव जोन में आने की पूरी तैयारी में थोड़ा सा चुका है, 7 पॉइंट केवल। निफ्टी बैंक अब 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स दोनों की काफ़ी अच्छी भागीदारी देखने को मिली है। इस समय कैनरा बैंक टॉप गेनर हो चुका है, सरकारी बैंक जो कि वायदा कारोबार में सबसे ज़्यादा तेज़ी दिखा चुका है। इसके बाद अगला स्टॉक जो वायदा कारोबार में नज़र आता है, जिस पर इस समय मेरी नज़र है, वो है अशोक लेलैंड। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आज के ट्रेड में दरअसल मंदी की पोजीशंस कटती हुई नज़र आ रही हैं। इस चार्ट पे अगर आप नज़र डालें सर्वेंद्र, अशोक लेलैंड करीब 4% ऊपर अब आ चुका है वायदा ट्रेड में। नहीं, सेटअप्स अच्छे हैं। आई थिंक बढ़िया सपोर्ट जिसको मिले, अराउंड 85-86 ने अच्छे सपोर्ट्स लिए हैं, और अब एक ट्रेडिंग एंगल से इसको देखें तो आई थिंक इसमें जगह है 94-95 तक के स्तर ये ऊपर में। इस तरह से जिस तरह से आज वॉल्यूम के साथ रिवर्सल आए हैं, ऐसा लग रहा है कि 94-95 के टारगेट्स आएंगे। आप वो ट्रेड लें, और उस ट्रेड में अगर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो 87.40 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, स्पॉट के लेवल्स हैं, और 95 का टारगेट रहेगा। आई थिंक एक बढ़िया बुलिश इनगल्फिंग डे होना चाहिए इसका। अभी तो फिलहाल 2:30 बजे एक बुलिश इनगल्फिंग सेटअप इसमें लग रहा है, और एक अच्छा रिवर्सल इसमें दिख रहा है। 94 से 95 के लेवल अशोक लेलैंड आपको दिखा सकता है। शुभम, आपको भी लगता है किस तरह की पोजीशन आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे तो दिख रहा है कि मंदी कट रही है। बिल्कुल प्रदीप जी, यहाँ पे अगर देखें तो अशोक लेलैंड में जिस तरह से फॉर्मेशन हुआ है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी आप इसको बोल सकते हैं, जो काफी समय से एक फॉर्मेशन में है, और लोअर एंड से एक स्ट्रांग रिवर्सल देखने को मिला, और आज का जो वॉल्यूम एक्शन है वो भी काफी एनकरेजिंग है। तो ये सारे ही डेटा पॉइंट्स के हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पे लॉन्ग कंटिन्यू किया जा सकता है, और इनफैक्ट फ्रेश लॉन्ग्स भी यहाँ पे इनिशिएट किया जा सकता है। 89 का स्टॉप लॉस रखें, और अपसाइड में मुझे लगता है 95 जो प्रीवियस स्विंग हाई भी था अशोक लेलैंड के लिए, एटलीस्ट वो लेवल रिटेस्ट होना चाहिए। तो 95 रुपए तक के टारगेट के लिए 89 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड बनाया जा सकता है। चलिए, एक बहुत लार्ज मिड कैप स्टॉक, माफ़ कीजिए, एक बहुत लार्ज कैप स्टॉक इस वक्त चल पड़ा है TCS, और उसका जो इम्पैक्ट है वो बिल्कुल निफ्टी पे भी दिख रहा है। निफ्टी इस वक्त 48 पॉइंट ऊपर चल रहा है, 11,650 के आसपास। TCS दिन के उच्चतम स्तर पर। ये स्पॉट प्राइसेस हैं, फ्यूचर्स में ये 2111 के आसपास है। इस पर आपकी राय शुभम जी? शैलेंद्र जी, TCS और इनफैक्ट सिर्फ TCS ही नहीं, पूरे के पूरे अगर आप IT पैक को देखेंगे
तो ये जो नेक्स्ट रैली जो अभी निफ्टी में बनता जा रहा है, वहां पे जो मेजर पार्टिसिपेंट्स है सेक्टर वाइज, वो सीमेंट, बैंकिंग और आईटी, ये 3 सेक्टर में लॉन्ग्स काफी बिल्ड होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आईटी पैक में यहाँ पे अभी भी खरीदने का एक अच्छा मौका है। और उसमें से अगर हम चूज करें तो टीसीएस, एचसीएल टेक, ये दोनों टॉप पिक के तौर पे आते हैं। तो टीसीएस में यहाँ पे एक मल्टी मंथ हाई यहाँ पे एक बना है, तो मुझे लगता है कि इसको ब्रेकआउट के तौर पे लेना चाहिए और यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड बनाए। और ये लॉन्ग ट्रेड के लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो रफली आज का लो जो 2070 के आसपास है, उसको स्टॉप लॉस लेकर के चलें और थोड़ा सा यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड रखें। 2200 से 2250 तक के टारगेट मुझे लगता है टीसीएस में आते हुए दिखेंगे। तो सेक्टरली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है और टीसीएस और एचसीएल टेक ये 2 पिक होंगे आईटी स्पेस में जो खरीद के चलना चाहिए। जी शर्मिला जी, ये प्रश्न आपके लिए। रिजल्ट्स ड्यू हैं 12 अप्रैल को इन्फोसिस और टीसीएस के भी, और काफ़ी अच्छी बाइंग विप्रो, माइंडट्री, टेक महिंद्रा में भी दिख रही है। एक तो ये डिफेंसिव बाइंग हो ही सकती है कि बैंकिंग के बाद इतनी ज़बरदस्त यहाँ पे हमें रैली देखने को मिली। आपकी क्या पसंद होगी लार्ज कैप्स में, और अगर कोई मिड कैप शेयर आप पसंद करना चाहेंगी आईटी सेक्टर में? आई थिंक लार्ज कैप ज़्यादा पसंद है वेरी ऑनेस्टली एज कम्पेयर टू मिड कैप। और उसकी वजह ये है कि पहले ये बात होती थी कि मिड कैप्स में वैल्यूएशन कैचअप होगा, लेकिन जिस तरह से आज के टाइम में प्राइसेस है, लार्ज कैप्स आर एक्चुअली ट्रेडिंग चीपर देन अ लॉट ऑफ मिड कैप्स। तो उसके चलते आई थिंक डेफिनेटली आई लाइक एन एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा। आई थिंक दीज वुड बी माई टॉप पिक्स इन द लार्ज कैप आईटी स्पेस। और डेफिनेटली ये खतरा रहेगा अगर रुपी इंप्रूव होगा तो थोड़े बहुत हम डाउन डेज देख सकेंगे, बट आई थिंक बाय एंड लार्ज ये फीलिंग है कि ऑर्डर्स आर गुड एंड इनमें काफ़ी जिस तरह से उनके वर्टिकल्स ग्रो कर रहे हैं वो बहुत आई थिंक आगे के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो एचसीएल टेक महिंद्रा, टीसीएस, इन्फोसिस, ऑफ कोर्स आई डोंट रियली वांट टू कमेंट ऑन नंबर्स अब क्योंकि अभी 3-4 इन चारों में से कोई सा एक आप चूज करेंगी तो? एचसीएल टेक would be my, and I think among mid caps I like Zensar. I think that they have an interesting play और मेरे हिसाब से अगर आपको मिड कैप में स्टॉक देखना है तो Zensar and Persistent would be the stocks I'd go with. Zensar और Persistent कोई टारगेट्स वगैरह हैं आपके इन पे? Not really, but from a result perspective and from a business perspective, क्योंकि niche plays का क्या होता है कि अगर उनका वो the things that they're working on अगर वो चल जाते हैं तो उनके results में तुरंत आपको देखने को मिलेगा। So I think they're both working on good verticals, तो ये दोनों पसंद है। ट्रेडिंग के हिसाब से सुरेंद्र अगर आप देखें तो टेक महिंद्रा जिसकी बात अभी शर्मिला जी कर रही थी, करीब 15 दिन के हाईज पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है आपको यहाँ पर एक तेजी का ट्रेड बना लेना चाहिए? नहीं, देखिए कंसोलिडेशन तो साइडवेज, क्योंकि उसमें आई थिंक बायबैक था और वो तो साइडवेज एक बढ़िया कंसोलिडेशन में खत्म हो गया है। उसमें से निकलने की बिल्कुल कोशिश हो रही है। आई थिंक अगर किसी को ट्रेड बनाना है तो बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ पे टारगेट्स रहेंगे 820 825 के आसपास और आपके स्टॉप लॉस रहेंगे इसमें 784 के नीचे। 820 825 के टारगेट लेकर के आप चलेंगे। एक और स्टॉक जिसकी सुबह हमने बात की थी वो है फर्स्ट सोर्स। शर्मिला अगर आप इसको भी ट्रैक करती हो, ये स्टॉक सुबह जब हमने शुरुआत में नजर डाली थी तो करीब 1-1.5% ऊपर था, 6% तक की तेजी इसने दिखाई और दिन के हाईस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। Yes, so I think ठीक ठाक स्टॉक है आई थिंक, बट यहाँ से यानी इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस और जिस तरह से नंबर्स है मुझे लगता है 54-55 इस तरह का आप टारगेट रख सकते हैं। आई बिलीव थोड़ी बहुत फ्रॉम गुड इन्वेस्टर्स बाइंग हुई है इसलिए ये स्टॉक चला है, बट दैट्स नेवर अ गुड रीजन। द काइंड ऑफ बिजनेस दैट दे डू ना, उस वजह से मेरा बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन इट्स अ डिसेंट सॉर्ट ऑफ अ स्टॉक। चलिए बैंकिंग में फिर सरपट शेयर्स दौड़ते हुए येस बैंक और एचडीएफसी दिखाइए डायरेक्टर साहब। एचडीएफसी इस वक्त लगातार जो उसका कल का हाई था उससे भी आगे चला है, रिकॉर्ड हाई के स्तर पर लगभग 2062-2063 रुपये चल रहा है ये फ्यूचर्स मार्केट में। इस पे आप कोई राय रखेंगे शुभम जी? शैलेंद्र जी, अगर यहाँ पे बैंकिंग नेम्स में भी देखें तो मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक में एक अच्छा रिवर्सल जरूर देखने को मिला है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक कंसोलिडेशन बना हुआ है जिसमें 2320 2325 जब तक पार नहीं होता है तब तक मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा यहाँ पे एक वेट करना चाहिए। बट अगर प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में से ही अगर दूसरा ऑल्टरनेटिव हमें देखना है तो मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक ये थोड़ा बेटर प्लेस्ड है कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक, और यहाँ पे 2-3 दिन के हाई के ऊपर निकल करके अब यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे प्रेफर करना चाहिए। और अगर यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड हम बना रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक में तो 392 का एक स्टॉप लॉस रखें और अपसाइड में 408 रुपए तक के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। तो मैं आईसीआईसीआई बैंक को फिलहाल प्रेफर करूंगा। एचडीएफसी बैंक जब तक 2325 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक अवॉइड करना चाहिए।
माफ़ कीजिए शुभम जी, मेरा प्रश्न HDFC पे था। चलिए वो मैं सर्वेंद्र जी को देता हूं। और अगर आप ध्यान देना चाहें तो इस वक्त हीरो मोटर्स में बड़ी ज़बरदस्त बाइंग दिख रही है इस लेवल पे। मैं थोड़ी देर में आपके पास आता हूं। सर्वेंद्र जी जब तक हमें बताएंगे HDFC पर। नहीं देखिए, लास्ट 3-4 दिन से एक बढ़िया कंसोलिडेशन करके अब ये जो मूव चल रहा है, आई थिंक इसमें है मोमेंटम है, वॉल्यूम्स भी आए हैं। लास्ट अगर आप देखिए जिस तरह से मार्केट में लास्ट आधे घंटे 40 मिनट में रिवर्सल्स आए हैं, तो उसमें डेफिनेटली इसने पार्टिसिपेट किया है। ये काम इसका आई थिंक ये जो मोमेंटम है इसको आई थिंक 2110 तक लेके जाएगा और डेफिनेटली वो 30-40 पॉइंट ऊपर में लॉन्ग साइड में ट्रेड बनता है। आप इसको ट्रेड करें और आई थिंक 2049 पे स्टॉप लॉस रखेंगे तो आई थिंक वहां से आप एक बढ़िया ट्रेड इसमें बना सकते हैं। चलिए शुभम जी, आपकी बारी हीरो मोटर्स पर। शैलेंद्र जी, हीरो मोटर्स मुझे लगता है कि एक बड़ा रिवर्सल ट्रेड है और इनफैक्ट मैंने पहले कुछ शोज में ये रिकमेंड भी किया है एज अ पोजिशनल बाई। तो मुझे लगता है कि ये जो ऑटो में हमें पूरा परफॉर्मेंस देखने को मिला था, मारुति में एक अच्छा परफॉर्मेंस आया, बहुत सारे और स्टॉक में रिवर्सल देखने को मिला और हीरो मोटोकॉर्प अभी भी अपने लोअर एंड से बहुत ज्यादा दूर नहीं है और अपसाइड में 2800 रुपए तक के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। तो मैं एक ऑप्शंस के थ्रू यहाँ पे एक ट्रेड पार्टिसिपेट करने की राय दूंगा। 2700 का जो कॉल ऑप्शन है वो अभी 41 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये हमें खरीद के चलना चाहिए और 30 रुपए का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और अपसाइड में मुझे लगता है 60 रुपए का पहला टारगेट और सेकंड टारगेट 70 रुपए का भी यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। तो एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल वाला कैंडिडेट है हीरो मोटोकॉर्प। 2800 तक का अंडरलाइन का टारगेट है, तो ऑप्शंस के थ्रू यहाँ पे एक ट्रेड बनाना मुझे लगता है सेफ होगा। शर्मिला जी, एक स्टॉक जो मेरी नज़र में आ रहा है बंधन बैंक। जब बैंक्स की हम बात कर रहे थे, इसमें मैंने देखा करीब 1 से 1.5% का एक उछाल पिछले कुछ मिनटों में देखते देखते आया है। ये देखिए सरपट ये दिन के हाइस पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इस पे है आपकी नज़र, कोई व्यू है? आई थिंक जो करेक्शन ये स्टॉक में हुआ था, वो बात चल के कि द प्रमोटर्स हैव टू ब्रिंग डाउन देयर होल्डिंग एक्सेट्रा, तो वो अब आई थिंक धीरे धीरे क्लाउड्स लिफ्ट हो रहे हैं। और अगर आपको याद होगा तो जब RBI को पिछली बार ये था कि वो बैंकिंग लाइसेंस दे तो बंधन एंड IDFC, these were the only 2 licenses that they had given, और मेरे हिसाब से इन दोनों में बंधन वुड बी द प्रेफर्ड प्ले। तो उस लिहाज से, लेकिन आई थिंक जो जिस बैंक की आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे वो मुझे ज़्यादा पसंद है। आई थिंक ICICI बैंक टू मी रियली लुक्स गुड एट दिस लेवल। तो अगर बाइंग की रिकमेंडेशन होगी तो एक्चुअली वो ICICI बैंक पे रहेगी। चलिए, जिस हिसाब से बाइंग स्प्रेड कर रही है पूरे बाजार में, एक नज़र डालते हैं फार्मा स्टॉक्स पर। बायोकॉन और सन फार्मा इस वक्त दिन के उच्चतम स्तर पर और सुबह से ही काफ़ी बाइंग देखी जा रही है टोरेंट फार्मा और सिप्ला में। इन चारों स्टॉक्स पर राय लेते हैं। सर्वेंद्र जी, इन चारों में से आपको कोई पसंद आता हो? मैं दोबारा नाम बताता हूं, बायोकॉन, सन फार्मा, टोरेंट फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज। नहीं देखिए, आई थिंक बायोकॉन काफ़ी अच्छे से कंसोलिडेट करके अपने लॉन्गर टर्म एवरेज के आसपास, अगर आप देखें लास्ट कुछ 1-2 महीनों से उस एरिया में कंसोलिडेट कर रहा है। अगर इसको अब देखें कि लास्ट 10 दिन में इसने क्या किया है, तो आई थिंक डेफिनेटली डाइवर्जेंसेस भी इसमें बुलिश बने थे और अब ये स्टॉक जिस तरह से आज अगर आप देखें लास्ट 4-5 दिन की रेंजेस को एक दिन में आज की रेंज ने इसको इनगल्फ किया है और काटा है, तो लगता तो यही है कि इसमें अब ऊपर के लेवल्स अब खुल जाएंगे और इनिशियली अगर टारगेट्स लेके चलें तो 640-645 के स्तर मुझे बायोकॉन के लिए दिखते हैं ऊपर में आते हुए। आप अगर वो ट्रेड ले रहे हैं तो 604 रुपये 40 पैसे पे आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा। और दूसरा जो एक ट्रेड जो बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा मोमेंटम जनरेट करता हुआ दिख रहा है वो है सन फार्मा, जहाँ पे आप देखें एक बढ़िया कंसोलिडेशन लास्ट 15-20 दिनों से 450 से लेके 480 की रेंज में, तो उस रेंज के लोअर एंड से वापस आज मूव किया है। तो मेरा मानना है कि एटलीस्ट अपर एंड तक तो जाएगा, तो 485 का टारगेट सन फार्मा के लिए आगे चलते हुए रहेगा और अगर आप वो ट्रेड ले रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 459.40 पे। चलिए, जो लोग हमारे साथ 2 बजे जुड़े थे, हम लोगों ने 2 शेयर्स की बात करी थी, बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक इस वक्त दोबारा दिन के उच्चतम स्तर पर और काफ़ी अच्छी बाइंग लेवल्स देख रहे हैं। येस बैंक में एक ब्लॉक डील भी हुई है अभी और 4 दिन की गिरावट के बाद आज इसमें हरा रंग। आपकी राय शुभम जी येस बैंक पर? शैलेंद्र जी, यहाँ पे येस बैंक में भी सेटअप पॉजिटिव है और इनफैक्ट जो ट्विजर बॉटम की हम बात कर रहे थे कुछ बैंक्स में जो फॉर्म हुए थे, वैसा ही सिमिलर सेटअप यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसमें 260 रुपए का लो, कल का भी वही लो था, आज का भी वही लो है। तो जनरली अगर इस तरह का फॉर्मेशन होता है
तो वो एक अहम सपोर्ट बन जाता है और उसको स्टॉप लॉस लेकर के हम एक यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड बिल्कुल बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी अलॉन्ग विद द अदर बैंकिंग नेम्स मुझे लगता है यहाँ पे भी एक लॉन्ग ट्रेड बनाया जा सकता है। स्टॉप लॉस हालांकि थोड़ा सा डीप है, 260 का जो लेवल है, जो आज का और कल का लो कोइंसाइड हो रहा है, वहां पे हमें स्टॉप लॉस प्लेस करना चाहिए। और अपसाइड में मुझे लगता है कि जो प्रीवियस स्विंग हाइस थे 287 288 के, वो रिटेस्ट होते हुए दिखेंगे। तो अभी रिवॉर्ड टू रिस्क अभी भी यहाँ पे काफी पॉजिटिव है। 287 288 तक के टारगेट के लिए 260 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड बनाए। और अगर आज सुबह आपने हमारे साथ पहला सौदा देखा होगा तो हमने आपको ये कहा था कि यस बैंक पे अब मौका बन रहा है। 4 दिन की गिरावट के बाद देखिए बिल्कुल फ्लैट खुला था 260-61 के आसपास, क्योंकि अच्छी गिरावट के बाद अब खबर ये आई कि अगली बोर्ड मीटिंग में ये फंड रेजिंग भी करने वाले हैं। नए मैनेजमेंट के साथ ये पहली बोर्ड मीटिंग, अहम बोर्ड मीटिंग होगी और नतीजे आएंगे तो वहाँ पे आपको आगे की तस्वीर भी खुलासा होगा, ऐसा मान के चल सकते हैं आप। तो एक अच्छे करेक्शन में शानदार मौका यस बैंक की खरीदारी करने का आपको हमारे साथ ज़रूर मिला होगा। दिन के दौरान आज आपकी कमाई तकरीबन 3.5-4% की हो चुकी है। चलिए 2:30 बज गए तो मैं आपको बताता हूँ इस समय का मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक। और इस समय हमने एक शॉर्ट की कॉल ली है और वो स्टॉक है BEML का, जहां पर हम 985 के स्टॉप के साथ आपको 920 और फिर 880 के टारगेट के साथ बेचने की राय दे रहे हैं। इसकी वजह यह है कि बाजार इस समय वॉलेटाइल है, अनिश्चितताएं है और ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि ये एक ऐसा कमजोर स्टॉक है जहां पर आपको इस लेवल से एक अच्छे रिटर्न मंदी का ट्रेड लेकर के बन सकते हैं। BEML पर ही नजर डालने की वजह क्या है? वजह यह है कि देखिए ये स्टॉक इस समय एक अच्छे खासे महंगे वैल्यूएशन पे चल रहा है। अगर आप देखें करीब 45 के पी पर ये पिछले 4 क्वार्टर्स के EPS के हिसाब से ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप इसके नतीजे देखें, चूंकि हम रिजल्ट सीजन में हैं तो उम्मीद ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये सरकारी कंपनी जिसने पिछले 4 क्वार्टर्स के नतीजे आप देखेंगे तो स्टैग्नेंट सी सेल्स दिखाई है, यानी साल दर साल इसमें कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। मुनाफा इनफैक्ट कम हुआ है तकरीबन 40% के आसपास। तो उसी ट्रेंड के आगे बढ़ने की पूरी संभावना है। यहाँ पर जो भी उछाल आते हैं वो इस वजह से कि यहाँ पे कोई हिस्सेदारी बेचने की बात होती है या कोई बड़े सुधार की बात होती है, तो वो फिलहाल आपको होता हुआ इमीडिएटली नजर नहीं आने वाला है। इसलिए इमीडिएट तौर पे हमें लगता है कि यहाँ पर ये एक शॉर्ट का बेहतरीन कैंडिडेट बनकर सामने आता है जिसको आपको बेचना चाहिए। अगर आप देखें तो मुनाफे में 30% की गिरावट और स्टैग्नेंट सेल्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड है इस क्वार्टर में भी वो बना रह सकता है, क्योंकि जो एनालिस्ट इसको ट्रैक करते हैं और बहुत कम एनालिस्ट इसको ट्रैक करते हैं, वो भी इनफॉर्मली जिनसे मेरी बात हुई, उनका ये कहना था कि इस क्वार्टर के दौरान ऐसे कोई खास ऑर्डर फ्लोज या ऐसे कोई बड़े एग्जीक्यूशन दिखाई नहीं दिए हैं और इसकी वजह से आपको यहां पर अच्छे नतीजे की भी गुंजाइश नहीं दिखती। तो ये एक वीक स्टॉक इस तरह के बाजार में टैक्टिकली अगर आप बेचने के लिए ढूंढ रहे हैं तो हमें दिखता है। और हम यहां पर 2 टारगेट आपको सुझा रहे हैं, क्योंकि बाजार का मूड कितना बिगड़ेगा ये कहना मुश्किल है। इमीडिएटली 920 के टारगेट दिखाई देते हैं। अगर उसके बाद और भी गिरावट बढ़ती है तो एक और भी इसके नीचे का टारगेट देखने को मिल सकता है। सर्वेंद्र, इसके चार्ट्स पे जरा नजर डालें जी, क्या लगता है आपको? देखिए, क्योंकि आपका भी एक शॉर्ट टर्म प्ले है एक 5-7-8% के लिए, तो मेरा भी मानना ये कि 920 के आसपास इसका अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था। वो लेवल एक बार रिटेस्ट हो सकता है, तो उस टारगेट के साथ तो डेफिनेटली हम जा सकते हैं। बट दूसरी चीज़ ये हमें ध्यान रखनी है कि ये स्टॉक उन स्टॉक्स में से है जो अपने लॉन्ग टर्म एवरेज को रिगेन कर चुके हैं और उसके ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। तो फिलहाल वही 900-920 के नीचे ज़्यादा सोचे नहीं, टारगेट दिखता है और 920 का सोचे। वहाँ पे उसको अगर आप देखें अराउंड जैन-फेब में पूरा 1-1.5 महीना इसने 920 के आसपास निकाला है, तो डेफिनेटली इसको वहां सपोर्ट मिलेगा। सो 900 ट्रेड करें, शॉर्ट साइड ट्रेड करें, स्टॉप लॉसेस को फॉलो करें और 920 के आसपास मुनाफा वसूली मेरे हिसाब से वहां पे कर लेनी चाहिए। चलिए, रजत बोस साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं कलकत्ता से। रजत जी, आपका स्वागत है। बताइए कैसा मूड है कलकत्ता में और आपको बाजार इस वक्त कैसा लग रहा है? कलकत्ता में मूड, टीवी स्टूडियो बहुत छोटा है जी, बाहर दिखाई नहीं दे रहा है। क्या बताएं, कलकत्ता की मूड अच्छा ही होगा। हाँ, तो चलिए बाजार पे राय दीजिए। बाजार का मूड भी अच्छा है जी, बाजार का मूड अच्छा ही है। बाजार का मूड अभी सुधर रहा है, बट अभी मुझको समझ में यही आ रहा है कि अगर ऊपर जब तक बैंक निफ्टी का 26,660 से लेके 26,430 का लेवल नहीं टूटा है, तो बैंक निफ्टी ने जो बाजार को घुमा दिया, उसके बाद में निफ्टी में भी अच्छी योगदान है। और अभी फिलहाल फार्मा शेयर में भी बहुत अच्छी बाइंग देखे जा रहे हैं, तो इसके चलते एक बार फिर से ऊपर की तरफ मूवमेंट होने की गुंजाइश है। बट मेरी एक छोटी सी, अगर आप लोगों की इजाज़त है, तो ये BEML के ऊपर मैं एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूँ। वो ये है कि कैंडल स्टिक्स में जब भी BEML में
लोअर लो या हायर हाई के संग एक स्मॉल बॉडी, मतलब क्लोज और ओपन का एक स्मॉल बॉडी फॉर्म होता है, तब उसमें जिस तरफ ट्रेंड चल रहा है अभी उस तरफ ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो इसीलिए मुझको आज जो दिख रहा है कि अगर इसमें फाइनली फिर ये गिर जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये स्मॉल बॉडी जब फॉर्म होता है तब ये या तो उल्टा चलता है, उसका रिवर्सल हो जाता है, और या तो ये 2-3 दिन के लिए उल्टी की तरफ एक बार मूव दे देता है। तो इसलिए BEML शॉर्ट में थोड़ा सा देख के ही करिएगा, और थोड़ा स्टॉप लॉस भी स्ट्रेच रखिएगा, नहीं तो पोजिशनल ट्रेड में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ओके, तो चलिए एक थोड़ा मूड अच्छा करने वाला स्टॉक बताते हैं आपको, वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स, क्योंकि देखते ही देखते करीब 1 से 1.5% का मूव इस स्टॉक पे आ गया है NSE पे, और इस समय आप देखिए तो अब वॉल्यूम भी अच्छे खासे होते हुए नजर आ रहे हैं पिछले कुछ मिनटों के दौरान। यूनाइटेड स्पिरिट्स ये आपके सामने दिन के हाइस पर, रजत इसके चार्ट्स पर नजर डालिए, क्या लगता है कि ये अब निकल रहा है अपने गिरावट और कंसोलिडेशन से बाहर? सर मंगलवार है, आपने शुक्रवार का स्टॉक ये तो नवरात्रि है, इसलिए इस बार तो शुक्रवार को भी नहीं चुनेंगे हम, लेकिन अब चल रहा है तो लेना ही पड़ेगा। अच्छा ये एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना रहा है, और इस पैटर्न में अभी जो मतलब मैकडॉवेल अप्रैल फ्यूचर्स का बात कर रहा हूं मैं, 547 का लेवल है, और इसमें परसों का जो क्लोजिंग लेवल है 540 रुपया 40 पैसा, उसके नीचे आप स्टॉप लगा दीजिए और इसमें लेना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि इसमें 558 562 यहाँ तक आप ऊपर में देख सकते हैं, इतना तो मिनिमम मूव इसमें आना चाहिए। और खुलासा ये भी कर देना चाहता हूँ कि यूनाइटेड स्पिरिट्स का शेयर मेरी पोर्टफोलियो में है। नॉट दैट आई प्रेफर इट्स प्रोडक्ट्स, बट ये मेरे ख्याल से एक अच्छी स्पॉट है और अच्छी सेक्टर है जिसमें निवेश करना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में कंजम्पशन और भी बढ़ेगा, ऐसा ही समझ में आता है। बोस साहब, आप तो सिंगल मॉल्ट प्रेफर करते हैं, ये मुझे शायद किसी ने बताया था पहले। चलिए और बात करते हैं बैंकिंग स्टॉक्स की। एक रैली देखी गई पिछले 20-25 मिनट से माफ़ कीजिए PSU मिड कैप बैंक्स में। इनमें आपकी कोई खास पसंद, बैंक ऑफ इंडिया या कैनरा बैंक? बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक, रजत बोस, आपके लिए? सर जी, बैंक ऑफ इंडिया आपका 101 के आसपास है, और ये आज के दिन रिवर्सल सिग्नल दिया है, तो अभी फिलहाल 104 और 107 ये दोनों टारगेट मान के आप बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी कर सकते हैं। और जहाँ तक कैन बैंक की सवाल है, कैन बैंक में उसमें भी आज के दिन सुबह से ही अच्छी मूवमेंट देखने को मिला है। फिलहाल मैं ये मानता हूँ कि ये एक पुल बैक रैली है, 295 से 300 के पास दोबारा जा सकता है, बट थोड़ी सी संभाल के इसमें ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि ये इट इज़ एक्चुअली अ पुल बैक रैली। पुरानी जो हाई है उसको क्रॉस करके चलेगा, ऐसा उम्मीद मेरा थोड़ा कम है। 303 के ऊपर चला जाए तो बहुत बढ़िया है जी। चलिए आपको बताते हैं इस समय ट्रेड एट 230। शुभम, थोड़ी देर से आ रहे हैं आपके पास, बताइए क्या है आपका ट्रेड? प्रदीप जी, यहाँ पे अगर हम पूरे मार्केट का डेप्थ को देखें तो मुझे लगता है कि जिस तरह से फार्मा IT परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्टरल परफॉर्मेंस हो सकता है वो FMCG से आ सकता है। इसलिए यहाँ पे मेरी राय है ITC यहाँ पे हमें खरीदना चाहिए। ITC को अगर हम देखें 297 का भी फ्यूचर्स का प्राइस है, 302 का यहाँ पे टारगेट होगा, 294 का स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे डेटा पॉइंट पर्सपेक्टिव से 300 के कॉल पे काफी राइटिंग था और मल्टीपल स्ट्राइक्स में राइटिंग था, बट अब ग्रेजुअली यहाँ पे अनवाइंडिंग होना शुरू हो चुका है। तो मुझे लगता है मार्केट भी अब इस चीज को बिलीव करना शुरू कर चुका है कि यहाँ से एक अच्छा सेक्टरल रिबाउंड हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ITC पे यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड बनाना चाहिए 302 तक के टारगेट के लिए। चलिए बात करते हैं शर्मिला जी से। मैम, हम लोग काफ़ी डिफेंसिव काउंटर्स में इस वक्त देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी बाइंग चल रही है। अभी ग्लैक्सो ने एक नया हाई टच किया, सिप्ला में भी काफ़ी तेज़ी थी, और सुबह से टोरेंट फार्मा, लुपिन और जितने भी फार्मा स्टॉक्स हैं, बायोकॉन और सन फार्मा, इसमें भी काफ़ी बाइंग चल रही है। इनमें आपका कोई पसंदीदा शेयर, खासकर अर्निंग्स के लिहाज से?
आई थिंक आई लाइक बायोकॉन और काफ़ी लंबे समय में ये बहुत एक रेंज बाउंड रहता था। पिछले 1-2 सालों में हमने देखा है कि इसमें अच्छी अर्निंग्स भी आने लगी है, स्टोरी भी अनफोल्ड हुई है, क्योंकि जो बायोसिमिलर का प्ले है आज की तारीख में वहीं पे आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ भी है और पैसे भी बनते हैं, बिकॉज द जेनेरिक स्पेस इज बैडली हिट। जैसे हम देखते हैं कि अभी भी यूएस के में काफ़ी प्रेशर है प्राइसेस पर, और यूएस एफडीए का जिस तरह से रुझान रहा है ये पूरे स्पेस में, दैट्स ऑल्सो सॉर्ट ऑफ बीन अ हर्डल, और काफ़ी कंपनीज को इसको फेस करना पड़ा है। सो आई थिंक डेफिनेटली फार्मा इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्ले फॉर मी गोइंग अहेड, क्योंकि इवन सन फार्मा अगर आप देखें तो जिस तरह से अभी वो स्पेशलिटी केमिकल्स जहाँ मार्जिन अच्छे है उस स्पेस में ज़्यादा जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनके अर्निंग्स दे आर नॉट लॉपसाइडेड। तो ये कोशिश उनकी जारी है, बट आई थिंक एट दिस पॉइंट इन टाइम आई डेफिनेटली प्रेफर बायोकॉन वर्सेस अ लॉट ऑफ द अदर फार्मा प्ले। जी सर्वेंद्र जी, ये प्रश्न आपके लिए। बायोकॉन काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है और ख़ासकर इसका बीटा भी 1 से तो नीचे ही है, तो बहुत स्लो मूविंग शेयर है। आपकी राय बायोकॉन पे, और उसके बाद बात करते हैं सन फार्मा की। नहीं, बायोकॉन पे हमने अभी जब 15-20 मिनट पहले बात की, जब हमने सन फार्मा बायोकॉन दोनों लिए, आई थिंक टारगेट सेम रहेंगे, 640-645 व्यू सेम है कि जिस तरह का इसने सेटअप किया है और जिस तरह से अब ये 200 डे के आसपास कंसोलिडेट करके चल रहा है। आई थिंक 640-645 का ट्रेड तो बनता है, और वही हमने तब रिकमेंड किया था, और वहाँ से आई थिंक 4-5 पॉइंट चल भी चुका है जी। आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए। 604.40 का स्टॉप लॉस दिया था, सेम स्टॉप लॉस से आई थिंक ट्रेड में बने रहे। 645 तक का ये मूव मुझे बायोकॉन में तो लग रहा है। एक बार वो लेवल्स क्रॉस होंगे तो आई थिंक और हाई टारगेट्स में निकलेंगे, बट मेरा मानना यही है कि ये स्टॉक डेफिनेटली जिस तरह से कंसोलिडेट किया है, एक मीडियम टर्म बेस बना चुका है, और अब एक बड़े मूव की भी तैयारी है। वो कन्फर्मेशन जैसे ही आएंगे आई थिंक वो ट्रेड्स भी हम इनिशिएट कर देंगे, बट फिलहाल 645 तक के लेवल, 645 के टारगेट के साथ आपको बने रहना चाहिए यहाँ पे। एक मंदी का ट्रेड जो आज काफ़ी लोगों ने लिया टायर स्टॉक्स में, सीएट और अपोलो, ये दोनों आपकी स्क्रीन पे आने चाहिए। इस समय मैं देख रहा हूँ सीएट पे करीब 13% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप दिन के दौरान दिखा है। नीचे से देखिए संभलने की कोशिश कर रहा है, और अपोलो भी थोड़ा सा संभलने की कोशिश में है, लेकिन यहाँ भी आप देखिए 8% के आसपास का बिल्डअप आज देखने को मिला है। शुभम, कैसे देखते हैं आप इन दोनों को? कच्चा तेल इस वक्त भी जो मुझे दिखाई दे रहा है 71 के ऊपर ब्रेंट बना हुआ है, और यूएस क्रूड अगर आप देखें तो वो 64 से 65 के बीच बना हुआ है। तो जो वजह थी इस मंदी की वो तो बरकरार दिखती है। क्या कॉल होगी आपकी इन पे? प्रदीप जी, यहाँ पे अगर देखें तो सीएट ये दोनों में से एक प्रेफर्ड बेट बिल्कुल बन सकता है, लेकिन मुझे लगता है फ्रेश शॉट के लिए थोड़ा लेट हो चुका है, बिकॉज 1170 के लेवल से ऑलमोस्ट ये डिक्लाइन देखने को मिला है। लेकिन जिनके पास भी शॉर्ट पोजीशन है, मुझे लगता है कि वो होल्ड किया जा सकता है, और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करें 1100 के लेवल पर, और ये गिरावट एक्सटेंड होती है तो मुझे लगता है 1040 तक के लेवल यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। तो एक वीक स्ट्रक्चर वाला स्टॉक है, अच्छे बाजार में भी या बाकी सेक्टर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट यहाँ से ज्यादा पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिला है। तो जिनके पास शॉर्ट है, मुझे लगता है 1100 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से यहाँ पे बने रहें।